ओके मालिक मालिक वो द लास्ट लेक्चर एक्चुअली वो गलती से स्टॉप दब गया, इसके लिए वो स्टॉप हो गया। इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया, वो लेक्चर मैंने कल मतलब अपलोड कर लिया है, अभी अपलोड कर लिया है वो लेक्चर, और अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर वही कंटिन्यूशन में डाल रहा हूँ, यानी ये पार्ट 2 रहेगा उसके लिए। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द अदर कॉन्सेप्ट। राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद अ जॉइंट ऑडिट। ओके, तो सबसे पहले मैं जॉइंट ऑडिट का चार्ट बना देता हूँ अपने पास। अपने ये जॉइंट ऑडिट के अंदर कितने क्वेश्चन है वो सीरीज आप समझ लेते हैं पहले, उसके बाद जॉइंट ऑडिट क्या होता है वो समझाता हूँ। एंड SA 299, नाउ दिस इज SA 299 जॉइंट ऑडिट, joint auditors. Now here first is basically the first question of joint auditor will be advantages and disadvantages of joint auditor। मतलब जॉइंट ऑडिट करने के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। सेकंड पॉइंट, स्पेशल कंसिडरेशंस क्या करने हैं, स्पेशल कंसिडरेशंस क्या ध्यान में रखने हैं जॉइंट ऑडिटर को। और लास्ट पॉइंट होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या किसकी किसकी कैसी रहेगी। अगेन वेरी स्मॉल स्टैंडर्ड, नॉट ए बिग स्टैंडर्ड और नॉट ए मेजर स्टैंडर्ड एज सच। ओके, यहाँ पर टोटल अपने पास अगर स्क्रीन पे देखिए टोटल 3 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 4 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन है स्पेशल कंसिडरेशन, वो एक क्वेश्चन है और उसके अंदर और एक पार्ट है, वो भी और एक क्वेश्चन है, यानी उसके अंदर का एक पॉइंट रिटेल क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन बात कर लेंगे रिटेल क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट ऑडिट मतलब क्या होता है। देखिए, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए लार्ज कंपनी और बिग कंपनीज, ओके, ये पूरा कंपनी का ऑडिट एक ऑर्गेनाइज, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग टू डू विद ब्रांच ऑडिट एंड अदर थिंग्स। मैं बोल रहा हूँ एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए कंपनी को ऐसा लगता है कि एक ऑडिटर की जगह मैं 2 ऑडिटर अपॉइंट करूं। यानी while appointing an auditor they will not appoint only one auditor as a auditor of the company, they will appoint one, एक से ज्यादा, 2 or more than 2 auditors, okay, for the company। that is called a concept of joint auditor। यानी एक एग्जांपल बात करें तो आई एम अपॉइंटिंग PwC एंड KPMG एज ए जॉइंट ऑडिटर्स फॉर माय कंपनी, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर। आई एम अपॉइंटिंग KPMG, PwC, E&Y एज ए जॉइंट ऑडिटर। ये इतने बिग फोर ऐसे कंबाइन कभी जॉइंट ऑडिट में नहीं होते। जॉइंट ऑडिटर का एक कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, क्या किया जाता है, हमेशा लोकल फर्म्स को, जो जॉइंट ऑडिट में लोकल फर्म्स को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है और एक इंटरनेशनल फर्म्स को दिया जाता है। तो यूजुअली ऐसे अपने गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूट के कि भाई अगर अपन PwC को जॉइंट ऑडिट दे रहे हैं तो PwC के साथ में कोई लोकल फर्म को और एक कॉन्सेप्ट दे दीजिए जिसको PwC प्लस लोकल फर्म ये दोनों मर्ज कर सके और काम कर सके एज ए जॉइंट ऑडिटर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जॉइंट ऑडिटर मतलब क्या, एक कंपनी का ऑडिट, ओके, वो कंपनी का होल्डिंग सबसे, उससे कोई कंसर्न मत करो, बस वो कंपनी का ऑडिटर, जो कंपनी का ऑडिटर है वो ऑडिटर एक से ज्यादा रह गया, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर। सर क्या मैं 10 ऑडिटर रख सकता हूं? आंसर इज यस, आपकी विश है, आपको समझना है, आपकी रिक्वायरमेंट है। सर ये हु विल डिसाइड? कंपनी विल डिसाइड। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, तेरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तुझे हाँ बोलना होगा, दैट फॉर श्योर, कि भाई हाँ भाई तेरे को मालूम है कि भाई यार, क्योंकि देख कहीं ना कहीं देखो इसके फायदे भी है इसके नुकसान भी है, वो अपन को डिस्कस करनी है। बट टू द एक्सटेंट पहले मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि भाई यार कितना भी कर लो, ये कंपनी का विषय रहेगा जॉइंट ऑडिट अपॉइंट करने के लिए, जॉइंट ऑडिटर। एंड व्हेन आई से जॉइंट ऑडिटर, इट डज नॉट मीन ओनली 2 ऑडिटर, इट कैन बी मोर देन 2 ऑडिटर। 5 ऑडिटर हो सकते हैं, 6 ऑडिटर हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। ओके, बट टू द एक्सटेंट ये पॉइंट समझिए, इट इज मोर देन 1 ऑडिटर, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो सर इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड होने की जरूरत क्या है, मतलब व्हाई वी रिक्वायर ए स्टैंडर्ड फॉर एज ए 299? क्योंकि कोई भी ऑडिटर हो उसको 315 RMM करना पड़ेगा, 500 ऑडिट एविडेंस, स्टैंडर्ड तो वही एप्लीकेबल हो गया ना यार, उसको रिपोर्टिंग भी तो 700 के हिसाब से ही करनी पड़ेगी। ओके, लॉजिकली आंसर इज यस, लेकिन ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट आती है मोर रिलेवेंस फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैसे डिवाइड करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी किसको देवे, उसका काम करने का पॉइंट कैसा रहेगा, यह स्ट्रक्चर बताया गया है। काम कैसे करना है ये मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर्स में यार। अब जॉइंट ऑडिटर में आपका अगर एग्जांपल, एक कंपनी लेते हैं, वो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करती है मिस्टर ए और मिस्टर बी को, मतलब ए कंपनी और बी कंपनी को जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करती है। अब ए कंपनी और बी कंपनी, अरे सर वो फॉलो, भाई वो फॉलो जो करेंगे वो 300 ही फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे 315 ही करेंगे, वो फॉलो दोनों के दोनों 500 ही करेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट अबाउट द लायबिलिटीज, व्हाट हाउ द थिंग्स विल बी गोइंग एड, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए स्टैंडर्ड 299 की जरूरत पड़ती है। तो 299 स्टैंडर्ड का होना इज मोर रिलेटेड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, इट इज मोर कंसर्न विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर।
तो सर ये जॉइंट ऑडिटर काम कैसे करेंगे? देखिए, अगर एग्जांपल, ओके लेट अंडरस्टैंड, ओके देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है, ओके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये कंपनी ने दो जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया, एक एक्स 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 एंड कंपनी एंड एक है वाई एंड कंपनी। ओके, ये दो जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया। अब यहां पर ये दोनों मिलके म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कौन क्या काम करेगा। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, एक्स बोलेगा मैं पीएनएल के आइटम देखूंगा और वाई बोलेगा मैं बैलेंस शीट के आइटम देखूंगा, या एक्स बोलेगा मैं बैलेंस शीट के आइटम देखूंगा, वाई बोलेगा पीएनएल के आइटम देखूंगा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये स्टैंडर्ड बताता है। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के लिए दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, यानी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर दोनों को दिखना होगा। सर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूं। व्हेन आई से ओके ये कॉन्सेप्ट जॉइंट ऑडिटर लायबल रहेगा, तो ये दोनों को दोनों देखना पड़ेगा। कंप्लायंसेस विद लॉज एंड रेगुलेशन, ये दोनों को दोनों देखना पड़ेगा। भले ही वो पीएनएल का आइटम मिस्टर एक्स एंड कंपनी कर रहा होगा, यानी इन लोग ने डिवाइड किया कि भाई मैं पीएनएल चेक करूंगा, ये बोला पीएनएल चेक करूंगा और मैं बैलेंस शीट करूंगा। ओके याद रखना, ये तो हुआ डिवाइडेड एरिया। ओके लेकिन यहां पर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ये दोनों को देखना पड़ेगा, कंप्लायंस ये दोनों को देखना पड़ेगा। ये पॉइंट आप समझिए। ओके इस तरह से ये लॉजिक होता है जॉइंट ऑडिटर का, भाई काम डिवाइड हो जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मालिक, समझने को शुरू, वर्कलोड कम होता है। सबसे बड़ा फायदा वर्कलोड कम हो गया। दूसरा पॉइंट एक्सपर्टाइज, दोनों का, इसका एक्सपर्टाइज ये यूज कर रहा है, उसका एक्सपर्टाइज ये यूज कर रहा है। ओके वाई कंपनी बोलता है भाई यार आई एम वेरी कोर इन डूइंग द बैलेंस शीट ऑडिट, और एक्स कंपनी बोलता है आई एम वेरी गुड इन पीएनएल ऑडिट। ओके ये दोनों अपने अपने कोर के पास दिखते हैं, तो एक्सपर्टाइज शेयर हो जाता है। ओके म्यूचुअल कंसल्टेशन आ जाते हैं मालिक, म्यूचुअली अब ये डिसाइड कर सकते हैं, म्यूचुअली बात कर सकते हैं। यार पहले तो एक के ऊपर ही था पूरी कंपनी का इशू, अगर कहीं लिमिटेशन स्कोप होता तो आपको डिसाइड करना होता था भाई मैं जा रहा हूं, वो ये अब म्यूचुअली डिसाइड हो सकता है। तो आप देखिए मालिक, सबसे पहला पॉइंट वर्कलोड कम हो गया। दूसरा पॉइंट अपने कोर एरिया पे अपन ध्यान दे सकते हैं, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग हो सकता है। अगर म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डोंट यू थिंक बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगा? 100% तोड़ क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगा। इंप्रूव्ड सर्विस क्लाइंट को दी जाएगी यार, क्लाइंट को एकदम सर्विस तोड़ मिलेगी यार। कितना भी कर लो यार, ये एक्सपर्टाइज ये एरिया का देख रहा है, ये एरिया का ये एक्सपर्टाइज देख रहा है। दैट इज हाउ क्लाइंट वी कैन गिव द सर्विस टू क्लाइंट, एक्सपर्टाइज क्लाइंट सर्विसेज। ओके अगर क्लाइंट का कोई मर्जर हुआ या एक्विजिशन हुआ है, अगर एक ऑडिटर होता तो शायद उसमें इंपैक्ट होते थे। इंपैक्ट क्या होते थे सर? इंपैक्ट ऐसा होता है कि भाई कभी भी टेक ओवर जब होता है तो वो ऑडिटर, ओके जो ऑडिटर है मर्ज कंपनी वाला, नए कंपनी का जो ऑडिटर है, ओके वो जिसने टेक ओवर किया है, वो अपनी ढौस जमाएगा या अपने चीजें डिफाइन करेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑडिटर रहा तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट रहेगा मालिक। कैसे? ओके इट्स ऑल अबाउट निगोशिएशन विद द कंपनीज, इट्स ऑल अबाउट द डिस्क्लोजर्स ऑफ द कंपनीज। ये सब चीजें ज्वाइंट ऑडिटर में बहुत ज्यादा मायने। देखो ज्वाइंट ऑडिटर मतलब एक से ज्यादा लोग यार बात करने के लिए। अभी मैं अकेला बात नहीं करूंगा यार, मेरे साथ और एक कोई बंदा है जो बात करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके अब मेरे को बताओ, अगर एक्स कंपनी के पास जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है, वो भाई वो पीएनएल बहुत भारी कर सकता है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए उसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो डोंट यू थिंक ट्रेनिंग कॉस्ट बच जा रहा है? लोअर डेवलपमेंट स्टाफ, मतलब स्टाफ को डेवलप करने के कॉस्ट बच रहा है। ये कितने बड़े फायदे हैं जॉइंट ऑडिट के, बहुत सारे फायदे मालिक। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जो पूरी फीस एक्स लिमिटेड एक्स एंड कंपनी को मिलती थी, या जो पूरी फीस वाई एंड कंपनी को मिलती थी, अब वो फीस दोनों में डिवाइड होने वाली है मालिक। तो सबसे बड़ा पॉइंट है भाई फीस डिवाइड होगा। दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बड़ा तू बड़ा, भाई मैं बहुत भारी तू बहुत भारी, ये सब में ही पूरा टाइम निकल जाएगा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, ये सुपेरियरिटी तो भाई अपने ऑडिटर में जन्म सिद्ध अधिकार है। ओके मैं आपको बता रहा हूं मेरे एक्सपीरियंसेस में, एंड दिस ब्रिंग्स आउट बिकॉज कितना भी रहा तो यार एक सीनियर को अगर एक जूनियर कोई, मतलब यानी एक्स एन कंपनी का कोई सीनियर पर्सन होगा पार्टनर, और एक्स एन वाई एन कंपनी का कोई जूनियर पार्टनर होगा, जूनियर मतलब एक एज में कम होगा। अब ये बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सीनियरिटी का अपना बोलेगा ही ना, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ये है, एंड रहेगा ही। लेकिन कितना भी रहा तो अभी एग्जांपल टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ रहा तो नया वाला बंदा ज्यादा कुछ काम कर पाएगा। एंड दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस। ओके एंड कुछ कॉमन वर्क है। अभी यार अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, इन्होंने क्या डिवाइड किया? पीएनएल एंड बैलेंस शीट। एक्स कंपनी ने पीएनएल पे बहुत अच्छे काम किए और वाई कंपनी ने बैलेंस शीट पे किया। ओके वाई को लगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एक्स करेगा ही ना यार, कॉमन एरिया है, हम दोनों कॉमन करने वाले हैं, वो एक्स करेगा तो वो कर लेगा, और एक्स क्या सोच रहा है? वाई कर लेगा। तो कॉमन एरिया में कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाते हैं भाई, क्योंकि कॉमन एरिया तो दोनों ने देखने चाहिए। अब यही कॉन्सेप्ट की वजह से वो निगलेक्ट हो जाता है। एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑडिट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सर वापस मैं समझा रहा हूं आपको, ये स्टैंडर्ड लाने की जरूरत क्या पड़ी इंस्टीट्यूट को, अपने इंस्टीट्यूट को क्यों लगा कि भाई जॉइंट ऑडिटर के लिए स्टैंडर्ड है, क्या उनको यही स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा ऑडिट में? आंसर इज नो। ये मेनली स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा कि उनको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन क्या करना है, उनको एडिशनल चीजें क्या करनी है। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, वो कर ही रहे, लेकिन उनके अलावा भी एडिशनली और क्या क्या करना पड़ सकता है, दैट हैज बीन डिफाइंड इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ 299।
So let understand your first answer of advantages and disadvantages. Okay, and I am एकदम फटाफट मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, क्योंकि इसके की पॉइंट्स याद रखो, एंड दिस इज नथिंग टू डू विद हेड पॉइंट एंड मसाला. ओके, ये बहुत फटाफट की पॉइंट्स में याद रख लो. 8 एक पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है, लेकिन 8 एक पॉइंट में उसको अच्छे से याद रख लो मालिक. सबसे पहला पॉइंट, ओके बॉस, एक्सपर्टाइज शेयर होगा, एक्सपर्टाइज शेयर होगा. ठीक है मालिक. दूसरा सिनारियो भाई यार, म्यूचुअल कंसल्टेंट होगा, म्यूचुअल कंसल्टिंग होगा. तीसरा सिनारियो मैंने बोला ना, लोअर वर्कलोड कम होगा मालिक, वर्कलोड कम हो जाएगा. चौथा सिनारियो, बेटर क्वालिटी, क्लाइंट को अपन सर्विस तोड़ दे पाएंगे यार, बेटर क्वालिटी रहेगी, इंप्रूव्ड सर्विस दे पाएंगे यार, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस तोड़ रहेगा, बेटर इंप्रूव्ड सर्विसेज रहेगी अपनी. ओके, लोकल फर्म्स को यार बेनिफिट्स मिल सकते हैं. लोकल फर्म्स, मैंने बोला ना जॉइंट ऑडिटर में अपन लोकल फर्म को ऑप्शन देते हैं. ओके, एक बिग फोर लगा दिया और एक साथ में लोकल फर्म है, तो लोकल फर्म के लिए डोंट यू थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी? तो लोकल फर्म्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है. ओके, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट. भाई यार डेवलपमेंट यानी कोई भी एम्प्लॉय को अगर तुम्हारे एरिया में नहीं है तो दूसरा वाला बंदा वो कर लेगा, तो तुम्हें डेवलपमेंट कॉस्ट बच जाता है, यानी तुम्हें एम्प्लॉय को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है. ओके, एंड कॉन्सेप्ट है, ओके कितना भी करो, लोअर कॉस्ट टू कैरी द वर्क, यानी कितना भी रहा तो मेरा कॉस्ट भी तो बचने वाला है यार. लेकिन इसके सामने डिसएडवांटेजेस भी है ना भाई. सबसे पहला शेयरिंग. देखो, शेयरिंग इज केयरिंग अनडाउटफुली, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, लेकिन डोंट यू थिंक फीस शेयर करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है? तो भाई यार पहला पॉइंट यहां पर शेयरिंग है. दूसरा पॉइंट, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है भाई. फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में बहुत बड़े डिस्प्यूट्स होते हैं. फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में मतलब क्या होता है यार, ये मैं बोलता हूं, वो बोलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जॉइंट ऑडिट में सब लोग अपने अपने स्टैंड रखेंगे यार. तीसरा पॉइंट, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने की बहुत ज्यादा संभावना है मालिक. ओके, चौथा मैंने बताया, कॉमन एरिया को निग्लेक्ट करने की संभावना हो जाएगी. कॉमन एरिया निग्लेक्ट हो सकता है मालिक. अभी कॉमन एरिया निग्लेक्ट क्यों होता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन करने में दिमाग फोड़ी होती है इनकी, तो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे ये लोग. एंड बॉस कितना भी रहा तो लायबिलिटी डिसाइड करनी होगी फ्यूचर में, तो वो अनसर्टन रहेगी. लायबिलिटी अनसर्टन मतलब एग्जैक्टली हम लोग लायबिलिटी, क्योंकि वो ये बोलेगा कि भाई उसने देखा नहीं है, मैं बोलूंगा मैंने देखा, मतलब मैंने देखा तो उसने देखा नहीं है, वो बोलेगा उसने देखा मैंने नहीं देखा. ये सब चीजें मिक्स मैच होगी. इसलिए तो स्टैंडर्ड है, वो अनडाउटफुली स्टैंडर्ड है, लेकिन कितना भी रहा तो कहीं ना कहीं एम्बिग्युइटी आने की संभावना ज्यादा है मालिक. तो लेट अंडरस्टैंड. ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया अपना पहला पॉइंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज. डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है. ओके, ये कहीं पर भी कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखने की जरूरत नहीं है, बट टू द एक्सटेंट मैं आपको बता दूं. ओके, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने एग्जाम में ये आप एक्सपेक्ट मत करिए मालिक. ओके, ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, लेकिन आंसर बहुत ईजी है. ओके, तो पहला क्वेश्चन है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट. दूसरा कॉन्सेप्ट, स्पेशल कंसिडरेशन. नाउ दिस इज एक्चुअली एंड वन ऑफ द बेस्ट आंसर टू अंडरस्टैंड. What are the special consideration joint auditor should always focus on? First thing, ओके, प्लानिंग करते वक्त मेरे को बताओ, खाली एक ऑडिटर ने प्लानिंग करनी चाहिए या सारे जॉइंट ऑडिटर मिलके साथ में प्लानिंग करनी चाहिए? 101% सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर मिलके प्लानिंग करनी चाहिए. यानी जो भी इंगेजमेंट पार्टनर होंगे हर जॉइंट ऑडिटर के, सारे इन्वॉल्व होने चाहिए प्लानिंग करने में. यानी प्लानिंग विल नॉट बी डन बाय ओनली वन ऑडिटर, प्लानिंग विल बी डन बाय ऑल ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, एंड उनके इंगेजमेंट ऑडिट मेंबर जो भी होंगे ना, टीम मेंबर जो एकदम की मेंबर्स होंगे, वो सब इन्वॉल्व होने चाहिए प्लानिंग में. ओके, पहला पॉइंट ये ध्यान रखो. सेकंड पॉइंट, ओके, स्ट्रैटेजी बनानी है. आपको याद होगा प्लानिंग के साथ में स्ट्रैटेजी. अब स्ट्रैटेजी बनाते वक्त, ओके, आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी अकेले ने बनानी चाहिए एक जन ने, या जॉइंटली बनानी चाहिए? 100% जॉइंटली होनी चाहिए. एग्जांपल ऑफ स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया था, एक्सपर्ट का यूज करना है या नहीं करना है, क्या करना है, ये सब स्ट्रैटेजी में डिफाइंड होगा. ओके, दैट इज व्हाट योर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. ओके, स्ट्रैटेजी वाले पॉइंट में अपन बताते हैं. ओके, यानी नेचर, स्कोप, टाइमिंग कैसे करना है, ये सब कुछ मिलके काम करना चाहिए. तीसरा सिनारियो, ओके, व्हेनेवर दे अगर आप जॉइंट ऑडिट में हो और आप जो भी प्लान बना रहे हो, ओके, वो प्लान जब बनाओगे उसका नाम होगा जॉइंट ऑडिट प्लान. और जॉइंट ऑडिट प्लान के अंदर क्या होगा ये आपने याद रखना है. मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले ये लोग ने क्या दिया, मैं स्टेटमेंट का है ना कीवर्ड में रख रहा हूं ताकि आंसर आसानी से याद आ जाए. सबसे पहले प्लानिंग तो सबने मिलके करनी है, दूसरी स्ट्रैटेजी सबने मिलके बनानी है, और नेचर, स्कोप, टाइमिंग ये सबने मिलके डिसाइड करना है. तीसरा, ये पहले दोनों को कंबाइन करके जॉइंट ऑडिट प्लान होना चाहिए. यानी तेरे पास मेरे पास दोनों के पास सेम प्लान होना चाहिए जिसका नाम होगा जॉइंट ऑडिट प्लान. ऐसा नहीं होना चाहिए तेरा प्लान कुछ अलग जा रहा है, मेरा प्लान कुछ अलग जा रहा है. तो हम दोनों का कंबाइन जॉइंट ऑडिट प्लान होगा, और वो जॉइंट ऑडिट प्लान में क्या क्या लिखा होगा ये समझ लीजिए. देखिए मैं ब्लू कलर में कर रहा हूं, अभी ब्लू कलर में
मैं कर रहा हूं, क्या क्या लिखा होगा? ओके, सबसे पहला लिखा होगा डिवीजन ऑफ वर्क एरिया, कौन सा तू करेगा, एंड कॉमन वर्क एरिया, डिवीजन एंड कॉमन वर्क एरिया। एग्जांपल मेरे को बताइए, मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था? पीएनएल एक्स एन कंपनी करेगी एंड बैलेंस शीट वाई एन कंपनी करेगी, ये लिखा होगा, और उसके अंदर ये लिखा होगा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर दोनों करेंगे और कंप्लायंसेस दोनों चेक करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, जॉइंट ऑडिट प्लान में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब तुम किस पे रिपोर्ट करने वाला हो, मैं किस पे रिपोर्ट करने वाला हूं। कारो एप्लीकेबल है तो कारो पे कैसे करना होगा, कौन रिपोर्ट करेगा, कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, दैट इज सेकंड पॉइंट, बी वाला पॉइंट। ओके, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स बताने चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी यहां पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए? कंसीडर एंड कम्युनिकेट अमंग ऑल जॉइंट ऑडिटर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट, यानी जो भी सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है ना मालिक, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है। ओके, मैं सिग्निफिकेंट रिस्क वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, ये सबके सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट होने चाहिए। सर व्हाट कैन बी द एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स? सिग्निफिकेंट फैक्टर्स मतलब यार पिछले साल अनक्वालिफाइड रिपोर्ट गई थी, ओके, ये ऑडिटर का ये पॉइंट हुआ था, पीछे ये डिस्कशन हुआ है, ओके, ये कंपनी का पब्लिक न्यूज में ये पॉइंट आया हुआ है। देयर आर सर्टेन सिग्निफिकेंट पॉइंट। सिग्निफिकेंट पॉइंट शुड बी नोन टू एवरीवन। ये कंपनी ने नया बिजनेस वेंचर चालू किया है, ये कंपनी नया अमलगमेशन में जा रही है, ये कंपनी नया चक्कर है, ये सारे जॉइंट ऑडिटर को मालूम होना चाहिए प्लान के टाइम पे। ओके, तो ये प्लानिंग के टाइम का ये सिनेरियो है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसआर होना चाहिए, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कैसे होगा, ओके, पूरा एंगेजमेंट टीम का वो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये बहुत जरूरी है। इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी आपने ध्यान रखनी है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, कुछ याद आया सर? ये आपने 300 के अंदर पढ़ा था आपने, ऐसे 300 के अंदर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, अगर आपको याद होगा तो भाई 220 की रिक्वायरमेंट, 210 की रिक्वायरमेंट, 220 की रिक्वायरमेंट। एग्जांपल, इथिकल रिक्वायरमेंट आपने देखा है कि नहीं, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट आपने देखा है कि नहीं, ओके सर, एग्रीइंग द टर्म्स टू एंगेजमेंट आपने 210 की रिक्वायरमेंट देखी है कि नहीं, ये सारी की सारी अपने प्लानिंग में लिखनी चाहिए, प्लानिंग में आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनटीई आपका प्लान में आना चाहिए। तो व्हाट आर द 6 पॉइंट्स which should be compulsorily included in joint audit plan? There are 6 items which should be compulsorily included in joint audit plan. सबसे पहला बोला जाएगा तेरा काम क्या, मेरा काम क्या है, ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा सिनेरियो, ओके, हम दोनों को रिपोर्ट क्या करना है। तीसरा सिनेरियो, हमारे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है। तो पहले 3 पॉइंट है काम के हिसाब से, ओके, तो पहले 3 पॉइंट याद रखिए काम के हिसाब से। तेरा मेरा काम क्या है, रिपोर्टिंग क्या करना है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है। चौथा और पांचवा सिनेरियो, चौथा सिनेरियो एक बेसिक सिनेरियो, डीएसआर, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू। उन्होंने डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है। तो किस तरह से डायरेक्शन एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स के तरफ डायरेक्शन कैसे देंगे, उसको सुपरवाइज कैसे करेंगे, वो आपका चौथा पॉइंट होगा। पांचवा सिनेरियो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। तो आप याद रखिए नेक्स्ट 2 पॉइंट, डीएसआर एंड प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपको एक एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो नेक्स्ट 3 पॉइंट आपको याद रखना है काम के रिलेटेड, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करना है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है, एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, यानी नेसेसरी जो भी प्रोसीजर करने हैं टू अकम्प्लिश द एंगेजमेंट, वो क्या होंगे, वो डिस्कस किए गए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है इधर तक? ठीक है मालिक, ओके, अगर समझ में आया तो गुड इनफ, नहीं आया तो मेरे को बताना मालिक, लेकिन लॉजिकली बहुत सिंपल पॉइंट है। तो वापस बोल रहा हूं, व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशन टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग ए जॉइंट ऑडिट? व्हाट आर द स्पेशल कंसीडरेशन टू बी कंसीडर्ड, ओके, ड्यूरिंग द जॉइंट ऑडिट? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डूइंग द जॉइंट ऑडिट? तो दीज आर द फैक्टर्स। फर्स्ट, प्लानिंग शुड बी डन बाय एवरीवन। सेकंड, स्ट्रेटजी शुड बी डेवलप्ड बाय एवरीवन। थर्ड, देयर शुड बी ए जॉइंट ऑडिट प्लान व्हिच शुड इंक्लूड 6 आइटम्स। इन 6 आइटम्स डिवाइड बाय 3 by 3। पहले 3 में क्या करेगा, सबसे पहले तेरा काम क्या, मेरा काम क्या, रिपोर्टिंग क्या होगी, और सिग्निफिकेंस पॉइंट क्या होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट डीएसआर कैसे करेंगे, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए आता है कि भाई यार प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में क्या क्या है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, काम कैसे होगा। ये हो गया तेरा काम। ओके, ये अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ स्पेशल कंसीडरेशन का। और चौथा पॉइंट, ओके, मेरे ख्याल से ये भी सब लोग एग्री करेंगे कि भाई आरएमएम, ओके, मेरे को बताइए, ओके, आपको खाली एक जॉइंट ऑडिटर करना चाहिए या हर जॉइंट ऑडिटर करना चाहिए? 100% ईच जॉइंट ऑडिटर शुड कैलकुलेट आरएमएम, ईच जॉइंट ऑडिटर शुड कैलकुलेट आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करना चाहिए, एंड वो दूसरों को कम्युनिकेट करना चाहिए। तेरे पास नहीं रहना चाहिए, वो कम्युनिकेट होना चाहिए। यानी हर जॉइंट ऑडिटर आरएमएम ढूंढेगा और वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर से कम्युनिकेट करेगा मालिक। एंड वंस दिस इज डन, इसके बाद जॉइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे, ओके, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन एरिया एंड अलग अलग वर्क। यानी क्या था, स्पेसिफिक एरिया, कॉमन एरिया एंड स्पेसिफिक एरिया।
स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक एरिया के लिए वो काम कैसे करेंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फॉर कॉमन वर्क एज वेल एज स्पेसिफिक एरिया, ये वाला दिया है। ओके, छठा, इनका एंगेजमेंट लेटर कॉमन बनेगा, देयर विल बी ए कॉमन एंगेजमेंट लेटर, कॉमन रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट, ओके, इनके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका नाम है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। यानी आपको यह समझना है, अगर ज्वाइंट ऑडिट हुआ है तो ये थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा उनको ध्यान में रखनी है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू ज्वाइंट ऑडिट स्पेशल कंसिडरेशन। तो व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन विच ज्वाइंट ऑडिटर नीड टू कंसिडर? तो इसमें कितने पॉइंट है मालिक? 7 पॉइंट है, और 7 में से तीसरे पॉइंट के अंदर 6 पॉइंट है। इस तरह से आपका आंसर जाएगा। ओके, सबसे पहले 7 पॉइंट को बात कर लेते हैं। पहले 7 पॉइंट क्या है? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड ओवरऑल ऑडिट प्लान। तो पहला होगा प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड जॉइंट ऑडिट प्लान, सॉरी ओवरऑल ऑडिट नहीं, जॉइंट ऑडिट प्लान। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, जॉइंट ऑडिट प्लान, ये होने के बाद 4 पॉइंट, आरएमएम, एनटीई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर आपका कंबाइन होना चाहिए, और लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी आपको 3, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक नाम आपको नया आया है, और एक ये नाम एक कॉमन ये आया है, और एक ये नया चीज है। यानी आपको मेरा क्वेश्चन आएगा, एंगेजमेंट लेटर कैसे होगा? हर जॉइंट ऑडिटर का अलग अलग एंगेजमेंट लेटर होगा या एक कंबाइन होगा? आंसर कंबाइन होगा। ओके, ये आपको 6 पॉइंट से समझ में आ रहा है। ये लोग जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें कौन क्या करने वाला है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। ओके सर, इनका प्लान कैसा होगा? अलग अलग प्लान बनेगा या सबका मिलके एक प्लान बनेगा? सबका मिलके एक कंबाइंड प्लान बनेगा जिसका नाम होगा जॉइंट ऑडिट प्लान। दिस इज व्हाट योर स्पेशल कंसिडरेशन। मेरे ख्याल से मालिक एवरी क्लियर विद स्पेशल कंसिडरेशंस? ये हुआ तुम्हारा स्पेशल कंसिडरेशंस मालिक। तो वापस आते हैं स्पेशल कंसिडरेशन में। मेरे को बताइए स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट में क्या क्या कवर करना है। तो सबसे पहले 7 पॉइंट कवर करना है। सबसे पहले आप देखिए, प्लानिंग सबने मिलकर करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी सबने मिलकर बनानी चाहिए। ओके, जॉइंट ऑडिट प्लान सबने मिलकर करना चाहिए, जिसके अंदर 6 पॉइंट होने चाहिए। 6 पॉइंट क्या क्या होने चाहिए? पहले 3 पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट, तेरा काम क्या मेरा काम क्या, वो लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, हम दोनों अपन ने अपना काम लिख दिया। अभी दूसरा का पॉइंट यहां पर अपन देखेंगे अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो होने के बाद अपन तीसरा पॉइंट देखेंगे कि भाई अपन दोनों के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव के साथ में कौन से सिग्निफिकेंस पॉइंट है। ये 3 को पार्किंग लॉट में डालो। नेक्स्ट 3 पॉइंट में क्या होगा? डीएसआर कैसे होगा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कैसे होगी, और इसके साथ में नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ओके ओवरऑल टास्क अपन क्या करेंगे वो लिखा जाएगा जॉइंट ऑडिट प्लान में। ये होने के बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट, आरएमएम बताना पड़ेगा और एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बताना पड़ेगा एक दूसरों को। और वो होने के बाद 2 पॉइंट, हम दोनों का कॉमन एंगेजमेंट लेटर रहेगा, और लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट करके एक बनेगा जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी जाएगी। दिस इज व्हाट योर स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट मालिक। I do think everybody clear with this joint audit concept. That's it. ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाता है, ये कहानी खत्म। ओके, स्पेशल कंसिडरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई यार ये स्टैंडर्ड में कोई ज्यादा, क्योंकि सर देखो करना तो वही है जो वो लोग दुनिया कर रही है, सारे ऑडिटर जो कर रहे हैं वही करना है, यहाँ पर कंबाइन वे से करना है बस। और इसमें एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि ये 6 पॉइंट है, एंड वंस दिस इज डन योर स्टैंडर्ड इज ओवर मालिक। ओके तो सबसे पहले आपने सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा फायदे क्या है, नुकसान क्या है जॉइंट ऑडिट करने के। दूसरा पॉइंट आपने ये पढ़ा भाई स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है। तीसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या है। तो अपन डिस्कस करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर। व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिवाइड की जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे को बताओ काम कैसे डिवाइड किया जा रहा है। ओके अपन के एग्जांपल में एक्स कंपनी एंड वाई कंपनी की बात करते हैं। ओके मेरे को बताइए काम कैसे डिवाइड किया जा रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके इसके काम में कैसे डिवीजन होगा। पीएनएल बैलेंस शीट आप डिवाइड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर डिवीजन नहीं हो सकता, कंप्लायंस डिवीजन नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले अगर ये आंसर है तो ये आंसर मोटा मोटी अपना आता है, आपको बस उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ओके जो ऑडिट वर्क यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर है, तो ये लोग बोलते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर जॉइंट ऑडिटर कान खोले, joint auditor will be individually and severally responsible, jointly and severally responsible for, यानी हम लोग ये जो 6 आइटम बोल रहे हैं इसमें सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली और सेवरली मतलब इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है। देखो पीएनएल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दोगे आप। अगर पीएनएल में कुछ इशू आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दोगे आप, 101% एक्स कंपनी की दोगे। ओके अब मेरे को बताओ वाई अगर बैलेंस शीट में कुछ इशू आया तो वाई एन कंपनी, लेकिन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में कुछ इशू आया तो, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में कुछ इशू आया तो ओके दोनों, कंप्लायंस में कुछ इशू आया तो दोनों। यही तो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ना है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या है। अब एक तो आंसर आपके लिए क्लियर है ना, जो डिवाइडेड है वो इंडिविजुअली काम करेंगे भाई, इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो सबसे पहला
जॉइंट ऑडिटर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल, सेवरली मतलब इंडिविजुअली, सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, द वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, जो काम डिवाइड नहीं किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। डिसीजंस टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर, ओके, जॉइंट ऑडिटर जो सबने मिलकर डिसीजन लिया होगा कॉमन एरियाज के लिए, वो उसके लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल हो गए। The work which is not divided, jointly and severally responsible. Decision taken by all joint auditor for common area, okay, boss all responsible. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, अगर किसी एक इसमें है, ओके, अगर कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल था, एग्जांपल पीएनएल के आइटम में मैं रिस्पॉन्सिबल था, पीएनएल के आइटम में मैं रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन मेरे को मालूम है इसमें इशू आ रहे हैं, ओके, मैंने ये चीज वाई एन कंपनी को हाईलाइट कर दी, मैक्स एन कंपनी का आदमी हूं, मेरे को मालूम पड़ा पीएनएल में इशू है और मैंने ये पॉइंट वाई एन कंपनी को हाईलाइट कर लिया और हमने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस आइटम के लिए, पीएनएल का एक आइटम के लिए हम दोनों कंबाइंड रिस्पॉन्सिबल होंगे, दैट विल बी अ थर्ड पॉइंट। यानी व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर, matter which is brought to the notice of joint auditors by one of the joint auditor, matter which is brought to the notice of joint auditor, okay, by one of the joint auditor, and everybody having an agreement that all are responsible, everybody will be responsible। यानी यहां पर matter brought to the notice याद रखना, यानी एक joint auditor ने matter brought to the notice, brought to notice and ऑल एग्री, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्री, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, एग्रीमेंट मतलब लिखित कुछ तो होना चाहिए भाई, एवरीबडी इज एग्रीइंग, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनेंस, चौथा पॉइंट तो आपको ऑलरेडी बता दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कंप्लाई, ओके, उसके बाद वाला भी बता दिया, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड लास्ट वाला कंप्लायंस विद एसे। तो लास्ट तीनों पॉइंट तो मां कसम तोड़ एकदम इजी आंसर है भाई, बहुत इजी आंसर है। क्या है लास्ट 3 पॉइंट में, क्या है, ओके, जो मैंने आपको समझाया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विद ऑल लॉज एंड रेगुलेशंस, ये दोनों सबके सब रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर सबके सब रिस्पॉन्सिबल है, भले ही तुम डिवाइड करो लेकिन सब रिस्पॉन्सिबल होगा। ये मैंने आपको डिवाइड नहीं किया था, मैंने आपको कंबाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम ये एंश्योर करते हैं। और स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए सबके सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअली कब रिस्पॉन्सिबल होगा मेरे को कोई बताएगा? इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ, ओके, एग्जांपल वाई कंपनी बैलेंस शीट के लिए होगा, एक्सएन कंपनी पीएनएल के लिए होगा, लेकिन उसमें भी मैंने आपको क्या बताया, एक्सएन कंपनी अगर उसके कोई आइटम में इश्यूज आ रहे हैं और वो वाईएन कंपनी को बताता है कि भाई ये इशू है और हम दोनों कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, तू ऑडिट कर ले भाई, इसको भी, इसको तू देख ले भाई, मैंने चेक किया लेकिन मेरे को इशू आ रहा है, तो तू भी एक बार चेक कर ले और हम दोनों कॉमन रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। और वाईएन कंपनी एग्री करता है, एग्री करता मतलब लिखित होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एग्री करता हूं, ये एग्रीमेंट होता है, देन द थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर, और उसके बाद फिर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो गए। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स इट। स्टैंडर्ड ओवर, एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना है पर लेकिन स्टैंडर्ड ओवर मालिक, बस मेरा पॉइंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर मेरे को बताइए, ओके, व्हेन ऑल द जॉइंट ऑडिटर विल बी इंडिविजुअली एंड जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल, जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। 6 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कॉमन एरिया, दूसरा पॉइंट डिसीजन टेकन फॉर द एरिया, फॉर कॉमन एरिया। पहला पॉइंट द वर्क नॉट डिवाइडेड, दूसरा पॉइंट डिसीजन टेकन फॉर द कॉमन एरिया। थर्ड सिनारियो वेयर वन जॉइंट ऑडिटर has informed all the joint auditor about one item and everybody is having an agreement to take the accountability for that. चौथा, पांचवा, छठा is about compliance, okay, presentation and disclosure and essay. That's it. This is what your 6 points to be focused on. Responsibility for a joint auditor. ओके, मेरे ख्याल से मालिक एवरीडी क्लियर, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ओके। और एक छोटा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मैं समझा के रख रहा हूं। एक चीज आप ध्यान रखो, अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, डिवाइड क्या हुआ है, एक्सएन कंपनी क्या चेक कर रही है, पीएनएल चेक कर रही है, वाईएन कंपनी क्या चेक कर रही है, बैलेंस शीट। मेरे को बताओ, ऐसे कोई आइटम होते हैं जो पीएनएल के हैं और वो बैलेंस शीट में भी आते हैं, और ऐसे कोई आइटम है जो बैलेंस शीट के है वो पीएनएल में भी इंपैक्ट होते हैं? आंसर इज यस। सर कौन सा आइटम? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ रहा है? ओके, आपका जो, अब मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? पीएनएल से आएगा। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां पर लिखा होगा? पीएनएल में लिखा होगा, बैलेंस शीट में भी होगा। अब मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन का ऑडिट कौन करेगा?
डेप्रिसिएशन का ऑडिट कौन करेगा? कुछ समझ में आ रहा मालिक? ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीजें होती है जो ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा भले उन्होंने डिवाइड किया होगा लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमनली होगा, और वही ये लोग बताते हैं कि जो ऐसा हो सकता है डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर फॉर कॉमन एरियाज, उनके दोनों के बीच में जो डिवाइड है उसमें भी कुछ कॉमन एरिया हो सकते हैं, तो डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर इन कॉमन एरिया। अब एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, समझने की करो मालिक। वाई एन कंपनी बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा है। जब वो बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा था मालिक, तो उनको डेप्रिसिएशन में कुछ इश्यूज मिले, लेकिन बैलेंस शीट के हिसाब से वाई एन कंपनी को मालूम पड़ा कि वो मटेरियल नहीं है। क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करो, मेरे एग्जांपल को समझो मालिक। वाई एन कंपनी बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा था, मतलब फिक्स एसेट का ऑडिट कर रहा था। फिक्स एसेट का ऑडिट करते करते उनको डेप्रिसिएशन में कुछ इश्यूज मिले, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन की इश्यूज है एट ए बैलेंस शीट लेवल या एट ए फिक्स एसेट लेवल, उनको वो मटेरियल नहीं लग रहा था। यानी वो उसकी वजह से फिक्स एसेट के वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं लग रहा था, लेकिन डेप्रिसिएशन गलत है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मालिक? ओके यार, मतलब मैं फिक्स एसेट ही ऑडिट कर रहा हूं, और फिक्स एसेट ऑडिट करते करते मेरे को मालूम पड़ा वैल्यूएशन ईआरसीवी, एग्जिस्टेंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीट्स एंड वैल्यूएशन चेक कर रहा था मैं, और वैल्यूएशन मुझे मालूम पड़ा वैल्यूएशन बरोबर नहीं है क्योंकि डेप्रिसिएशन बरोबर नहीं है। लेकिन जो बरोबर नहीं है ना, वो मटेरियल नहीं है। मेरे को मटेरियल नहीं है क्योंकि मेरा मटेरियलिटी लेवल होगा बैलेंस शीट के हिसाब से, लेकिन ये डेप्रिसिएशन पीएनएल वाले आइटम के लिए ये हो सकता है मटेरियल हो, क्योंकि पीएनएल वाले आइटम के लिए पीएनएल का लॉजिक अपना लगाया जाएगा, क्योंकि दूसरा जॉइंट ऑडिटर एक्सएन कंपनी चेक कर रहा है। अब मेरे को बताओ वाई एन कंपनी क्या करना चाहिए? क्या वाई एन कंपनी ने एक्सएन कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए? क्योंकि देखो कैसा होगा, वाई एन कंपनी क्या सोचेगी, जाने तो बताते नहीं साला, इसमें एरर रहेगा, और एक्सएन कंपनी को मालूम नहीं। जिस दिन जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट होगी हम लोग साइन करके निकलेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऐसा निकलेंगे। ओके ऐसा हुआ, हाँ मतलब सब साइन वाइन हो गया, और बाहर एक्स कंपनी का जो ऑडिटर है और वाई कंपनी का ऑडिटर दोनों बाहर निकले, बोले कांग्रेस रिपोर्ट साइन हो गई, और वाई कंपनी वाला बोलता है सरप्राइज तेरी तो लग गई, क्योंकि डिप्रेशन में इश्यू था तो तेरे को मालूम नहीं पड़ा। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा करना चाहिए क्या मालिक? आंसर इज नो। स्टैंडर्ड 299 इसके ऊपर ओके लाइट डालता है, प्रकाश डालता है, और वो प्रकाश क्या डालता है, वो बोलता है 299 बोलता है भाई अगर एक जॉइंट ऑडिटर को कुछ ऐसे आइटम मिलते हैं जो किसी दूसरे जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइटम है, क्या बोल रहा हूं समझ करो, एक जॉइंट ऑडिटर को ओके कुछ इश्यूज मिलते हैं अबाउट द आइटम विच इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, तो इस केस में जो पहला जॉइंट ऑडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर को वो इन्फॉर्म करे। 299 याद रखना, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इट इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ ऐसे, और आपके लिए पैनल प्रोविजंस आएंगे। इसीलिए आप ध्यान रखना, ये इतना मजाक में मैंने जो बोला सरप्राइज, ये मजाक में काम नहीं होना चाहिए मालिक। मजाक में हो गया तो मजाक हो जाएगा अपना, एंड इट विल बी हैविंग ए बिग इंपैक्ट ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू योर जॉइंट ऑडिट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन मोटा मोटी आप समझ, मेरे ख्याल से वो पैराग्राफ जो मैंने समझाया कॉन्सेप्चुअली तुम्हारे दिमाग में बैठा होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक बार ये 3 कर लेता हूं, तीनों क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूं, और एक लास्ट लाइन इसकी और एक होगी जो आपको एकदम ईजी कॉन्सेप्ट में डिफाइन किया जाएगा। ओके तो मेरा क्वेश्चन ये है, ओके जॉइंट ऑडिट में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। ओके और एक चौथा चार्ट का पॉइंट मैंने बनाया नहीं, लेकिन वो खाली कॉन्सेप्ट के लिए समझने के रखना है आपने। सबसे पहला एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट कितने हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 8 और 6 याद रखने बोले आपको। 8 क्या क्या है? सबसे पहला एक्सपर्टाइज शेयर होती है, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग होता है, ओके यहाँ पर लोअर वर्कलोड हो जाता है, बेटर क्वालिटी होती है, इंप्रूव्ड सर्विसेज दे पा रहे हैं, ओके लोकल फर्म्स को ऑप्शन मिलता है, लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, और लोअर कॉस्ट ऑफ काम करने का तरीका होता है। डिसएडवांटेजेस कितने हैं सर? 6। सबसे पहला फीस शेयरिंग हो जाएगी, दूसरा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, तीसरा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, चौथा सिनेरियो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉमन एरिया के लिए निग्लेक्ट हो सकता है, पांचवा सिनेरियो कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, छठा सिनेरियो लायबिलिटी अनसर्टन होगी, कौन डिसाइड मतलब लायबिलिटी डिसाइड करना विल बी अ बिग चैलेंज हियर। सर व्हाट आर द स्पेशल एरिया स्पेशल कंसिडरेशन व्हिच नीड टू बी टेकन केयर व्हाइल डूइंग द जॉइंट ऑडिट? सबसे पहला ओके प्लानिंग सब लोग मिलकर करेंगे, स्ट्रैटेजी सब लोग मिलकर बनाएंगे, तीसरा जब ये सब लोग मिलकर प्लानिंग करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट ऑडिट प्लान, उसके अंदर आपको 6 चीजें डालनी है। सबसे पहले जो आप डालोगे वो होगा कौन सा वर्क आप करोगे, कौन सा दूसरा करेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट आप करोगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, और तीसरा कॉन्सेप्ट करोगे कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, चौथा पांचवा छठा तीनों साथ में रखो, डीएसआर के बारे में जिक्र करोगे, उसके साथ में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का जिक्र करोगे, और उसके साथ में आप ये देखोगे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट का कॉन्सेप्ट होगा।
ये होने के बाद आपके दो चीजें हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये आपको जिक्र करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड इसके साथ में आपके लास्ट दो पॉइंट है, कॉमन इंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट के बिना काम नहीं होगा। अगर ये म्यूचुअली डिसाइडेड है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ऐसे है, ओके, कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। म्यूचुअली नहीं होना चाहिए, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट क्लियरली होना चाहिए मालिक। ये होने के बाद आपके लिए और एक ये है, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर क्या है? ओके, 100% सेपरेट या जो उनके उनके वो लोग खुद रिस्पांसिबल हो गए, लेकिन व्हेन दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल, दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पांसिबल इन केसेस ऑफ 6 पॉइंट्स, द वर्क व्हिच इज नॉट डिवाइडेड। द सेकंड पॉइंट, ओके, डिसीजन टेकन बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर फॉर कॉमन एरियाज। थर्ड पॉइंट, मैटर ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर टू ऑल द जॉइंट ऑडिटर एंड ऑल जॉइंट ऑडिटर आर इन एग्रीमेंट दैट वी विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, बाय कंप्लायंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी एज स्टैंडर्ड का कंप्लायंस, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना। सर ऐसा अगर ऐसा होता है कि एक जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर के मैटर के बारे में मालूम पड़ता है, तो पहला जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर को इन्फॉर्म करना जरूरी है मालिक। दैट्स इट। ये मेरे ख्याल से कहानी समझ में आ रही है आपको। ओके, अब आखिरी कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा 299 को एंड करने के लिए देखिए, ये रिपोर्ट कैसे इशू करेंगे? सर एक रिपोर्ट जाएगी कि दो रिपोर्ट जाएगी? देखो, स्टैंडर्ड 299 पे इस पे वैसे ये आंसर याद रखने का तरीका नहीं है, बस इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो इसको थियोरेटिकल आंसर के हिसाब से याद मत रखो। सर एक रिपोर्ट जाएगी या दो रिपोर्ट जाएगी? ओनली वन। यहां पर ओनली वन रिपोर्ट जाएगी। ओके, एक रिपोर्ट जाएगी जो एक्स और वाई कंबाइन साइन करेंगे। एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड वाई सिग्नेचर, दोनों की सिग्नेचर आ गई। दोनों की सिग्नेचर आ गई। बहुत तोड़ सिग्नेचर है, ऐसी सिग्नेचर बहुत 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 नसीब से देखने मिलती है। एक्स के बिहाफ पे भी हो गया, वाई के बिहाफ पे हो गया। लेकिन प्लीज डू अंडरस्टैंड, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके बीच में क्या आएगा? ओके, ऐसा हो सकता है एक्स बोलता है मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा और वाई बोलता है मैं अनमॉडिफाइड दूंगा। मैं क्या बता रहा हूं मालिक? एक्स बोलता है मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा और वाई बोलता है मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। वापस आता हूं, एक्स बोलता है मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा और वाई बोलता है मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। एक्स बोलता है मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा और वाई बोलता है मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। अब क्या सीन करेंगे? ओके, अभी देखो, अगर ऐसा हो, एग्जांपल अगर तीन जॉइंट ऑर्डर हो तो अपन ऐसा थोड़ा मेजॉरिटी विन जैसा कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। तीन होते थे और दो बोलता है मैं मॉडिफाइड करूंगा और एक बोलता है मैं नहीं करता, तो अपन नहीं करते थे बचपन में, मेजॉरिटी विंस। ओके, अरे तू गया, ऐसा ऐसा इसमें नहीं हो सकता। मतलब तीन तो है नहीं, अभी दो रहे तो क्या करोगे? दो में मेजॉरिटी विन थोड़ा ना होगा, ऐसा डमी थोड़ा ना कोई रहेगा। ऐसा कहीं पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, याद रखना, वन जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। वन जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, ये दिमाग में रख लीजिए। वन जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, ये दिमाग में रख लीजिए मालिक। एंड टू द एक्सटेंट दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर। तो सेकंड जॉइंट ऑडिटर के लिए वो बाउंड नहीं रहेगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? तो पहला जॉइंट ऑडिटर रिस्पांसिबल जो रहेगा वो उतना काम करेगा। ओके, वो इस केस में दोनों क्या करेंगे? इस केस में दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। इस केस में दोनों अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे। ओके, यानी एग्जांपल, इस केस में कितनी रिपोर्ट बनेगी मालिक? दो रिपोर्ट बनेगी। इस केस में कितनी रिपोर्ट बनेगी मालिक? इस केस में एक एक ये रिपोर्ट बनेगी, एक ये रिपोर्ट बनेगी। एक होगा ये बोलेगा मैं मॉडिफाइड दे रहा हूं, ओके, जो ये अपनी रिपोर्ट देगा और ये अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। सर एक कंपनी के लिए दो ऑडिट रिपोर्ट? आंसर इज यस। लेकिन अगर आपको झेप रहा होगा तो इनके ईओएम पैराग्राफ याद आया? ईओएम 705 706 सॉरी 706 के हिसाब से ईओएम पैराग्राफ दोनों में डालना पड़ेगा और ईओएम पैराग्राफ में जिक्र करना पड़ेगा कि देयर इज वन मोर जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जो ओपिनियन वो दे रहा है। इसके ईओएम में डालेंगे कि उधर जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन गया है और इसके रिपोर्ट में डालेंगे कि उधर मॉडिफाइड ओपिनियन गया है। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट विल वर्क। ये कॉन्सेप्ट आ गया मालिक विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट ऑडिट। मालिक एवरीबॉडी क्लियर? मालिक समझ में आया? मालिक ये कहानी खत्म होती है जॉइंट ऑडिट की, यहां पर जॉइंट ऑडिट खत्म हो जाता है। तो ये आप थोड़ा सा ये पोर्शन आप रीड मार लेना। मैं लेक्चर को अभी यहां पर एंड कर रहा हूं। ओके, तो ये आपका एक डे का लेक्चर हो गया। अब मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं, ओके, जिसमें कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा। कॉस्ट ऑडिट के साथ फिर मैं स्टैंडर्ड्स जो बैलेंस स्टैंडर्ड है वो कवर करूंगा। तो 2 घंटे अप्रोक्सीमेट है, पर एक आध घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है, वट एवर इट में भी, पर वो एक और एक सेट हो जाएगा। तो ये एक डे का काम खत्म हो जाता मालिक। ओके, तो एक बार ये आप देख लीजिए पेज को, इसको आप रीड मार लेना, क्योंकि इसमें दम नहीं है तो मैं उस पर ज्यादा हेडेक नहीं कर रहा मालिक। ओके, बस 2-3 पॉइंट पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो देख लीजिए। जॉइंट ऑडिट केस में जॉइंट ऑडिट, ओके, द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज जॉइंट ऑडिटर इज क्वाइट वाइड स्प्रेड इन बिग कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन. Joint audit basically implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of auditor to render an expert job in a given time.
पीरियड विच में बी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश एक्टिंग इंडिविजुअली, यानी अकेले करता तो शायद टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, रिसोर्सेज बरोबर एलोकेट नहीं पाते, एक्सपर्टाइज नहीं होता. इट एसेंशियली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ टोटल वर्क. दिस इज इटसेल्फ बाय इटसेल्फ ए ग्रेट एडवांटेज. ओके, जिसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिए हुए हैं. ये आप रीड मान लेना, एडवांटेज डिसएडवांटेज में मैं ज्यादा हेडेक नहीं कर रहा मालिक. मैं सेकंड पॉइंट में, joint audit of financial statements. It deals with special considerations in carrying out audit by joint auditor. It requires that engagement partner and other key members of engagement team from each of the joint auditors should be involved in planning. यानी दोनों टीम प्लानिंग में होनी चाहिए. The joint auditor should jointly establish overall audit strategy which set the scope, timing and direction of the audit and also guides the development of audit plan. यानी पूरा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जिसमें स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन मालूम पड़े. बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप जॉइंट ऑडिट प्लान. ऑडिट चालू करने के पहले ऑडिट प्लान बना लीजिए मालिक. In developing joint audit plan, the joint auditor should identify division of audit area and common areas. Ascertain reporting objectives, consider and communicate among all joint auditors. The factors are significant in directing the engagement team efforts. मतलब ये DSR के कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू. कंसिडर रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर, यानी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस लेने का. एंड असर्टेन द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी इसमें रिसोर्सेस था. ओके, ऑडिट पुसियर नहीं था. आई जस्ट मिस्ड आउट. मैं आपको बोला था ऑडिट पुसियर है, ऑडिट पुसियर नहीं था. इसमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, कौन से रिसोर्सेस कितनी जगह लगने वाले, ये नेसेसरी होना चाहिए एंगेजमेंट कंप्लीट होने के लिए. Each of the joint auditors should consider and assess RMM, ये तो है, and communicate to other joint auditor. Very important. तुमने individually assess करना चाहिए और दूसरों को communicate करना चाहिए मालिक. The joint auditor should discuss and document nature, timing and extent, okay, of the audit procedure of common and specified area. Okay, जो दो सबके साथ communicate होना चाहिए. Nature, timing, extent of audit procedure. The joint auditor should obtain common engagement letter and common management representation letter. यानी common WR भी है, ये common WR. तो ये लोग कॉमन WR लेंगे. द वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड बाय ऑल जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू TCWG. यानी वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो कौन क्या क्या कर रहा है और वो सब लोग मिलकर साइन करेंगे और वो TCWG को दिया जाएगा. Responsibility of joint auditor. The joint auditor shall be jointly and severally responsible. Jointly and severally responsible for the audit work which is not divided. The decision taken by all joint auditor under planning, जो भी उन्होंने किया होगा. Matter which are brought to the notice of the joint auditors by one of them and there is an agreement among joint auditor on such matter. वो agreement किया होगा. Examining that financial statement of the entity comply with requirements. Presentation and disclosure of financial statements and ensuring that audit report complies with the requirement of relevant statutes या applicable on standard on auditing and other relevant pronouncement. यानी ऐसे के हिसाब से compliance है. ये दो पैराग्राफ आपके लिए तोड़ कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन LDR है, पर ये क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं है. आप थियरी क्वेश्चन के हिसाब से छोड़ दीजिए मालिक. इन केस ऑफ, ये थियरी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है मालिक, वापस बोल रहा हूं, ये थियरी क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट के हिसाब से है. इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर विच आर रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर. यानी X को Y के बारे में मालूम पड़ता है या Y को X के बारे में मालूम पड़ता है, एंड विच डिजर्व देयर अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजर्व देयर अटेंशन, और विच रिक्वायर डिस्क्लोजर और रिक्वायर डिस्कशन. ओके, एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट बाय अदर जॉइंट ऑडिटर. द सेड जॉइंट ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द सेम टू ऑल अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. कंप्लीट होने के पहले राइटिंग में कम्युनिकेट होना चाहिए सबके साथ में मालिक. सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए मालिक. सरप्राइज एलिमेंट हुआ तो अपने लिए प्रॉब्लम है. अपन लोग आपस में मिलके कैसे अपन आपस में रह के कैसे अपन खुद अपन से लड़ाई करेंगे यार. अगर अपन आपस में ही लड़ाई करने लगेंगे, डोंट यू थिंक दूसरे वाले मतलब फूट पड़ जाएगी यार, और दूसरे अपन का काम लेके चले जाएंगे और दूसरे लोग कुछ करेंगे. एग्जांपल, इसके बाद वाला जो कॉस्ट ऑडिट है, पहले CA भी कर सकता था. ओके, 2013 में कंपनी एक्ट अमेंड हुआ क्योंकि अपन कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट्स होते रहे और सीधा सीधा भी खाली कॉस्ट अकाउंटेंट को दिया गया. अनडाउटफुली ऐसा कोर एरिया रहना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट को होना चाहिए, लेकिन आप समझिए मतलब आई एम नॉट डिबेटिंग कौन सा क्या सिनेरियो है. दैट इज अ वेरी गुड, एक्चुअली मेरे को बहुत इस पे सही लगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट इज वेरी परफेक्ट पर्सन टू डू दैट कॉस्ट ऑडिट. लेकिन दैट हाउ द थिंग्स हैपन, मतलब और अगर अपन ने ये सही नहीं रखा ना तो फिर तो ऐसा डिवीजन हो जाएगा यार हर काम का. फिर अपन एज ए इंस्टीट्यूट सब मिलके काम करने चाहिए और सब मिलके काम अचीव करना चाहिए, टारगेट अचीव करना चाहिए मालिक.
ओके तो एंड आई एम नॉट इनटू डिबेट भाई, बस तीनों तो डिग्री है, सीए सीएस सीडब्ल्यू है। अपन ने सीए कर लिया, सीएस कर लिया, सीडब्ल्यू भी इंटर के तक पहुंचे, उसके बाद छोड़ दिया, मतलब आईटी में इंटरेस्ट आ गया इसकी वजह से। अदरवाइज अपन क्या तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज करने की दुआ है। और ये अगर देखा जाए तो तीनों की तीनों ब्रांड प्रोफेशनल कोर्सेज है, मतलब जबरदस्त है। ऑल थ्री हैव इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट सारी चीज, ऐसा कोई भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। ओके, इट्स ओनली अबाउट हाउ सीए हैज बीन यूज्ड इन कम्युनिटी इज वाइडली स्प्रेड। ओके, बट ऑल थ्री आर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड इक्विवेलेंट एंड सब कुछ है। तो उनके उनके कोर एरिया, तो कॉस्ट ऑडिट चला गया, ठीक है, कॉस्ट को दे दिया। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का काम सीएस को मिल गया। अब टैक्स ऑडिट जैसे अपने सीए के पास है, उसी तरह से स्टैट्यूटरी ऑडिट अपने सीए के पास है। तो 3-4 ऑडिट्स है। अभी एग्जांपल और एक ले लेते हैं, वैल्यूएशन। ओके, पहले मर्जर एंड एक्विजिशन में वैल्यूएशन, डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर अपन काम कर सकते थे। अभी अपने को कोर्स करना पड़ेगा, अपन को निकाल दिया गया, एक कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स होने के बाद आप वो डायरेक्ट टैक्स वैल्यूअर बन सकते हो। नाउ दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो ये आप ये लोग, ये सिंपल सा लॉजिक है। ये पॉइंट क्या बोलता है, आपस में लड़ाई मत करो, भाईचारा बना के रखो। इसका मैटर आया तो उसको बताओ, उसका मैटर आया तो इसको बताओ, बस। एंड लास्ट पॉइंट है जो मैंने आपको रिपोर्ट का बताया, इट मे बी नोटेड दैट जॉइंट ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, हाउएवर वेयर जॉइंट ऑडिटर आर इन डिसएग्रीमेंट है विद रिगार्ड टू ओपिनियन और मैनी मैटर टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, दे शैल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन सेपरेट रिपोर्ट। इन सच सर्कमस्टेंसेस ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक रेफरेंस टू ईच अदर रिपोर्ट। तो ये रेफरेंस किस में देंगे मालिक, 706 ईओएम के थ्रू मिलेगा मालिक। सो भारत माता की जय मालिक। एवरीबडी क्लियर? तो यहां तक मैं ये हॉल्ट कर रहा हूँ, ये तो आपका एक पर्टिकुलर पार्ट खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कर लेंगे। आज थोड़ा सा वैसे ही संडे है तो बोर हो रहा है मेरे को। ओके, बट कल का तो दिन वो पता नहीं माइंड में है। तो आज संडे, वैसे भी इधर बरसात भयंकर हो रही है मालिक। आई डोंट नो दूसरी केस में क्या हो रहा है। मुंबई में तो हार्ड कोर, मतलब वर्स्ट बरसात चल रही है अभी, मतलब पर होनी भी चाहिए, पानी वानी है। तो एनीवे, ओके, अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो स्टे सेफ मालिक, और बाहर रह रहे हो तो भाई ध्यान रखिए मालिक। ओके, तो एनीवे, तोड़ मालिक, ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपन कल अपलोड कर लूंगा। ओके, कल वाले लेक्चर में आपको नेक्स्ट वाला डे अपलोड हो जाएगा मालिक। थैंक यू।